तो हम स्वसर वाचन के उद्देश्य पढ़ रहे थे। स्वसर वाचन के उद्देश्य में पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्रों में दृष्टि, बुद्धि तथा जीवा में समन्वय करने की योग्यता का विकास करना। देन छात्रों में मौन वाचन के लिए तैयार करना, छात्रों को मौन वाचन के लिए तैयार करना। तीसरा, छात्रों में प्रवाह के साथ पठन करने की कला का विकास करना। आरोह आरोह अवरोह के साथ साथ विस्मय आदि चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ना लिखना सिखाना। देन पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न सरल अक्षर विन्यासों से अवगत कराना। पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न सरल अक्षर विन्यासों से अवगत कराना। देन स्वसर वाचन के लाभ। स्वसर वाचन के लाभ। चलिए अब पढ़ते हैं स्वसर वाचन के लाभ। स्वसर वाचन के लाभ क्या क्या होते हैं देखिए। तो स्वसर वाचन का लाभ है भावानुसार ध्वनि परिवर्तित करने की क्षमता का विकास करना। छात्रों को मनोरंजन प्राप्त होता है। छोटे छात्र अक्षर वर्णों की पहचान कर पा रहे हैं या नहीं यह ज्ञात होता है। वाचन में स्पष्टता आती है। ध्वनि की शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान होता है तथा वाचन का सही ढंग से सीखते हैं। आत्मविश्वास की वृद्धि होती है तथा वाचन में रुचि बढ़ती है। छात्र कितने मनोयोग से पढ़ रहा है इस बात का ज्ञान होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वाचन में रोचकता, आकर्षण तथा माधुर्य आता है। एंड वर्तनी या अक्षर विन्यास का ज्ञान होता है। वर्तनी या अक्षर विन्यास का ज्ञान होता है। लास्ट, छात्र शुद्धोच्चारण करना सीखता है। ये स्वसर वाचन का फायदा है। ओके, देन अगला टॉपिक है स्वसर वाचन की शिक्षण विधियां। तो स्वसर वाचन की शिक्षण विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, अनुकरण विधि। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक वाचन की शिक्षा देने के लिए अनुकरण विधि का प्रयोग कर सकता है। इस विधि में अध्यापक एक शब्द उच्चारित करता है। बालक ठीक वैसे ही उच्चारण करने को कहता है जैसे इमली, गमला, हाथी आदि के चित्र दिखाकर अध्यापक इमली, गमला, हाथी शब्द उच्चारित करेगा तथा छात्रों से वैसा ही अनुकरण करने के लिए कहेगा। सेकंड विधि है साहचर्य विधि। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि का विकास मारिया मोंटेसरी ने किया था। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है कि साहचर्य विधि का विकास किसने किया? मारिया मोंटेसरी। यह विधि मोंटेसरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। तीसरा, देखो और कहो विधि। इस विधि में छात्रों को सर्वप्रथम वस्तुएं आदि चित्रादि दिखा करके शब्दों से परिचित कराया जाता है। चित्रों के ऊपर या नीचे उनका बोध कराने हेतु उनके नाम लिखे होते हैं। छात्रों को प्रारंभ में ही शब्द तथा उनकी ध्वनियों का बोध नहीं कराया जाता है। चित्रों में बालक को पहले विचित्र दिखाए जाते हैं जैसे बालक की जिनमें रुचि हो तथा जो सरल हो जैसे गाय, अनार, कमल आदि। ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि प्राथमिक स्तर पर स्वसर वाचन की शिक्षा देने हेतु यह विधि उपयुक्त है। इसमें ऐसे शब्दों का एक समूह रखा जाता है जिसकी ध्वनियों में साम्यता हो जैसे लट्टू, खट्टू, पट्टू या फिर कर्म, गर्म, धर्म, मर्म, चर्म। अध्यापक इनको श्याम पट्ट पर लिखकर इनका उच्चारण कराता है तथा छात्रों से वैसा ही उच्चारण करने को कहता है। देन है स्वर उच्चारण विधि, फोनेटिक मेथड। यह विधि पूर्व माध्यमिक तथा प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है जहां 12 खड़ी के प्रयोग के द्वारा स्वसर वाचन की शिक्षा दी जाती है। उल्लेखनीय है कि हिंदी में 13 स्वर होते हैं परंतु 12 स्वरों की मात्राएं केवल होती हैं। अक्षर बोध विधि, अल्फाबेट मेथड। यह स्वसर वाचन की विश्व की सबसे प्राचीनतम विधि है। इस विधि में बालक को क्रमानुसार वर्णों का बोध कराया जाता है। वर्णों का बोध होने पर सरल शब्दों का बोध कराया जाता है। क, म, ल वर्ण का बोध होने पर बालक को कमल तथा कलम जैसे शब्दों का बोध कराया जाता है। उपयुक्त तीनों विधियां प्रारंभिक कक्षाओं जैसे नर्सरी, केजी आदि में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट, कहानी विधि। सामान्यतः प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त इस विधि में छात्रों को स्वसर वाचन के लिए कहानी दी जाती है। यह वाक्य शिक्षण सेंटेंस टीचिंग का ही विस्तृत रूप है। यह दो प्रकार से होती है, चित्रात्मक कहानी छोटी कक्षाओं में, अचित्रात्मक कहानी उच्च कक्षाओं में। वाचन संबंधी दोष के कारण। नंबर 1, नेत्र दोष, अध्ययन सामग्री का अभाव, अशुद्धोच्चारण, शब्दार्थ का ज्ञान न होना, वाचन के नियमों का ज्ञान न होना, नवीन तथा अपरिचित शब्दों को ना पहचान कर पाना, हकलाना, तुतलाना जैसे शारीरिक दोष। तो ये वाचन के दोष हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अगला टाइप का वाचन है मौन वाचन। देखिए तो मौन वाचन क्या होता है। मौन वाचन पढ़ते समय शब्दों का उच्चारण किए बिना पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। छात्र को भाषागत विकास जो जो बढ़ता जाता है वह स्वसर वाचन के स्थान पर मौन वाचन करने लगता है। मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन उद्देश्य समतः अग्रलिखित 4 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 आ ज्ञान प्राप्ति, देन मानसिक विश्रांति, अवकाश के समय का सदुपयोग और मनोरंजन। मौन वाचन की विशेषताएं। मौन वाचन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, तीव्रता के साथ पढ़ना। दूसरा, जल्दी अर्थ ग्रहण करना, पढ़ने में एक प्रभाव होना। बालक जब सफलतापूर्वक स्वसर वाचन करने लगे तो उसे मौन वाचन का अभ्यास करना चाहिए। जड़ जैसे अनेक विद्वानों का मत है कि जब बालक जब कक्षा 3 में आ जाए तो उसे मौन वाचन का विकास करना सिखा देना कर देना चाहिए, अर्थात कक्षा 3 से मौन वाचन प्रारंभ कर देना चाहिए। मौन वाचन सिखाना। मौन वाचन करते समय बालक से कहा जाए कि वह निम्न बातें ध्यान रखें। छात्र शुद्धोच्चारण करना सीखते हैं। मौन वाचन में नियमितता हो। आंखों की गति इस प्रकार हो कि बालक एक समय में एक से अधिक शब्द देख सके। बालक मौन वाचन प्रारंभ करे उससे पूर्व बालक को विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया जाए। विषय वस्तु में कोई कठिन शब्द हो तो उसका शब्दार्थ बता दिया जाए। समय समय पर मौन वाचन की गति की जांच होती रहनी चाहिए। मौन वाचन में बालक फुसफुसाहट भी ना करे यह देखा जाए। अर्थ ग्रहण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये थे मौन वाचन इस तरीके का होना चाहिए। अभी और हो सकते हैं। हाँ, यस। तो अर्थ ग्रहण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। देन देखते हैं और भी। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण अगला है। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का मतलब क्या होता है जानते हैं। लेखन शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ अक्षर विन्यास से लेखन रचनात्मक लेखन के उच्च स्तर तक व्यापक है। लेखन शब्द का अर्थ सामान्य अक्षर विन्यास से लेखन समान अक्षर विन्यास से लेखन रचनात्मक लेखन के उच्च स्तर तक व्याप्त है। लेखन एक और जहां सभ्यता संस्कृति को संरक्षण देने में सफल हुआ है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति को लेखन बिंदु के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रबल साधन है। लेखन के रचनात्मक रूप से अभिप्राय प्राय है। मौलिक लेखन की सीमा आरंभिक कक्षाओं की लिखित विचाराभिव्यक्ति से लेकर लेखक कहानी नाटक उपन्यास काव्य तथा महाकाव्य का सृजन है। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। लेखन से अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान तथा वाक्य के रूप स्वरूप का ज्ञान तथा कौशल का विकास करना। लेखन से अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान तथा वाक्य के स्वरूप का ज्ञान तथा कौशल का विकास करना। लेखन से सुडौल तथा सुंदर लेखन का विकास करना। लेखन से सुडौल तथा सुंदर लेखन का विकास करना। लेखन विधि व प्रविधि से अवगत कराना तथा अभ्यास कराना। लेखन विधि व प्रविधि से अवगत कराना या अभ्यास कराना। लेखन से भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। लेखन से भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। लेखन की विधाओं शैली अनुकूलता अभिव्यक्ति के रूपों प्रसंग तथा मुहावरों लोकोक्तियों आदि का शुद्ध रूप से प्रयोग करना। लेखन की विधाओं शैली अनुकूलता अभिव्यक्ति के रूपों प्रसंग तथा मुहावरों लोकोक्तियों आदि का शुद्ध रूप से प्रयोग करना। व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का विकास करना। भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की रुचि उत्पन्न करना। अस्पष्ट अक्षरोच्चारण शब्दोच्चारण स्वराघात बलाघात के साथ बोलने में सक्षम बनाना। तो ये होते हैं लेखन अभिव्यक्ति शिक्षा के उद्देश्य। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की प्रणालियां। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की क्या क्या प्रणालियां होंगी। पहला, प्रवचन प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, चित्र वर्णन प्रणाली, वाद विवाद प्रणाली, भाषा यंत्र प्रणाली, समवाय प्रणाली, उद्बोधन प्रणाली और रूपरेखा प्रणाली। तो ये हैं लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की प्रणालियां। अब पढ़ते हैं लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। ज्ञान विज्ञान के संचय का साधन, सृजनात्मक साहित्य का विकास,
सामाजिक व्यवस्था, गठन, सहयोग व क्रिया, व्यक्तित्व का विकास। तो ये सारे के सारे हैं लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। अब पढ़ते हैं लिखित अभिव्यक्ति के अपरिहार्य गुण, मतलब ऐसे गुण जो लिखित अभिव्यक्ति में होना ही चाहिए। लिखित अभिव्यक्ति में श्रेष्ठ प्रवाह तथा क्रमबद्धता हो, भाषा शैली प्रभावी हो, अभिव्यक्ति में भावों की क्रमबद्धता हो तथा भावानुरूप शब्दावली का प्रयोग हो, भाषा व्याकरण आधारित हो, विषय सामग्री उचित अनुच्छेदों में हो, भाषा अभिव्यक्ति स्पष्ट, संक्षिप्त तथा संगत युक्त हो। लेखन शिक्षण की विधियां, लेखन शिक्षण की विधियां पढ़ते हैं। अक्षर के रूप की अनुकरण विधि, वर्तमान समय में अक्षरों को सिखाने के लिए बिंदुओं को मिलाकर सिखाया जाता है तथा उसका अनुकरण करते हैं और गलत होने पर शिक्षक उसमें सुधार करता है। इस विधि में छात्र अधिक रुचि लेते हैं और जल्दी सीख भी जाते हैं। दूसरा, स्वतंत्र अनुकरण विधि तथा शुद्ध लेखन विधि। इस विधि में वाक्य लिखना सिखाया जाता है। अशुद्ध शब्दों को बार बार तथा अनेकों बार शिक्षक लिखवाता है, जिससे वह शुद्ध शब्द लिखना सीख जाता है। यह विधि शुद्ध लिखने के लिए अति उत्तम विधि है। मारिया मोंटेसरी शिक्षण, यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण पर आधारित है। इसमें खिलौनों के माध्यम से शिक्षण छात्रों को सिखाया जाता है। इसमें अक्षरों के रूप का अनुकरण करवाया जाता है, साथ ही अक्षरों को बार बार लिखना सिखाया जाता है। यह विधि छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। जेको टॉट विधि, इसमें छात्र अपनी गलतियों को स्वयं सुधारते हैं। अध्यापक कुछ शब्द लिखकर छात्रों को दे देता है, छात्र स्वयं उनको बिना देखे लिखने का प्रयास करते हैं, फिर उन्हें सही करते हुए वाक्यों शब्दों से मिलाना प्रारंभ करते हैं। गलत होने पर स्वयं ही उसमें सुधार करना पड़ता है। ये है जेको टॉट विधि, जेको टॉट विधि। देन है मनोवैज्ञानिक विधि। देखिए मनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है। इस विधि में छात्रों को वर्णमाला के अक्षरों को बोलना सिखाया जाता है। जब बच्चा मौखिक रूप से पूर्ण वाक्य बोलने लगे, उसकी कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियां दृढ़ हो जाए, तो उन्हें पढ़ने के लिए व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए, जिसके आधार पर बालकों को पहले सार्थक शब्द या वाक्य ही सिखाए जाएं, जिसके आधार पर बालकों को पहले सार्थक शब्द या वाक्य ही सिखाए जाएं। देन अगली विधि है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी, इस विधि का प्रमुख आधार सरल से कठिन की ओर चलना है। अक्षर ज्ञान इसमें पहले करवाया जाता है। अक्षर ज्ञान इसमें पहले करवाया जाता है। अक्षरों की आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। इस विधि में पहले उन वर्णों को सिखाया जाता है जो अधिक सरल हों, उसके बाद कठिन अक्षरों को सिखाया जाता है। लेखन हेतु सुझाव, छात्रों को बैठने का आसन समुचित होना चाहिए, जिससे कि झुककर लिखने की आदत ना पड़े। हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार हेतु अभ्यास कराया जाए। लिखने तथा पढ़ने की क्रिया एक साथ होनी चाहिए। लेखन एक कला है जिसका विकास अभ्यास तथा अनुकरण से ही किया जा सकता है। लेखन क्रिया छात्रों की रुचि के शब्दों से आरंभ की जानी चाहिए। शब्दों व अक्षरों को धीरे धीरे सुडौल तथा सुंदर से आरंभ करके लिखने की गति का भी विकास किया जाए। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, श्रुतलेख। तो अगली विधि है श्रुतलेख। श्रुतलेख में विद्यार्थी ध्वनियों को सुनकर लेख निबंध करता है। यह विद्यार्थी के लेखन क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। श्रुतलेख के अभ्यास से लिखने में उचित गति, बोलने वाले के भाव को उपयुक्त संदर्भ में समझने की शक्ति, विराम का महत्व आदि को प्रकट करने का उचित अभ्यास मिलता है। श्रुतलेख का उद्देश्य निदानात्मक है। प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण का 10 से 15% तथा बड़ी कक्षा में 3 से 5% समय श्रुतलेख के लिए दिया जा सकता है। आरंभिक कक्षाओं में श्रुतलेख लिखवाने से पहले शिक्षक
को विद्यार्थियों को जिस पाठ्य सामग्री के अंश से श्रुतलेख लिखवाना हो पढ़कर आने के निर्देश देने चाहिए। उच्च कक्षाओं में अपठित अंश का श्रुतलेख करवाना विद्यार्थियों के लिए हितकर है। यह है सुलेख। सुलेख की शिक्षा देने के पूर्व अध्यापक को वर्णों, मात्राओं, शब्दों, वाक्यों, पंक्तियों एवं विराम चिन्हों के मध्य उचित दूरी की शिक्षा देनी चाहिए। सुलेख लिखते समय विद्यार्थी की आंखों और लेखन आधार की दूरी 1 से 1.25 फुट होनी चाहिए। 1 से 1.25 फुट होनी चाहिए। पेंसिल या पेन की लंबाई बालक की एक बालिश्त के बराबर होनी चाहिए। पेन का पृष्ठभाग तर्जनी उंगली से 60 डिग्री के अंश पर झुका होना चाहिए। इसे बहुत आगे या पीछे पकड़ने से थकान जल्दी होती है। नेक्स्ट है रचना शिक्षण। रचना शिक्षण में पहला है निबंध शिक्षण की विधियां। रचना शिक्षण में पहला निबंध शिक्षण की विधियां। चलिए अब पढ़ते हैं रचना शिक्षण। रचना शिक्षण में सबसे पहला है निबंध शिक्षण की विधियां। निबंध शिक्षण की विधियां। पहली विधि है चित्र वर्णन विधि। इस विधि के अनुसार विद्यार्थियों के सामने लिखे जाने वाले विषय से संबंधित चित्र दर्शाए जाते हैं जिनका संबंध किसी व्यक्ति के जीवन घटनाक्रम के विकास अथवा अन्य पक्ष से हो सकता है। पहले इन चित्रों पर चर्चा होती है और फिर इन्हें क्रमिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। विद्यार्थी इनका वर्णन अपनी कल्पना के अनुसार करता है। विद्यार्थियों में मौखिक लेखन तथा स्वाभानुभूति प्रकट करने का इस विधि में अच्छा अवसर मिलता है। इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विषयों की विविधता बनी रहती है और रटने की प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। सेकंड है प्रश्न उत्तर विधि। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों के सम्मुख चित्र के किसी पहलू पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार क्रमिक उत्तर निबंध का रूप ले लेते हैं। चित्र के अभाव में विषय पर प्रश्न पूछने से भी इस कार्य की आंशिक सिद्धि संभव है। इस विधि से विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास होता है तथा वे क्रमबद्ध रूप से सोचना शुरू करते हैं। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं तक इस विधि का लाभ उठाया जा सकता है। इस विधि में बच्चों से लेखन के प्रति आत्मविश्वास जागृत होता है। तीसरा रूपरेखा विधि। इस विधि के अनुसार निबंध का आरंभ जो होता है, आरंभ, मध्य तथा समापन वाक्यांशों की रूपरेखा के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थी को कुछ वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ती है, कुछ वाक्यों का निर्माण करना पड़ता है और कुछ वाक्यों से विषय के विस्तार में सहायता मिलती है। यह विधि सभी स्तरों पर सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। आवश्यकता केवल रूपरेखा को विस्तृत अथवा संक्षिप्त करने की होती है। प्रवचन विधि। इस विधि में शिक्षक भाषा के बारे में प्रवचन द्वारा पूरी जानकारी विद्यार्थियों के समक्ष रखता है। विद्यार्थी सुनते हैं तथा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्तिगत पुट मिलाकर निबंध लिखते हैं। यह विधि माध्यमिक व उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जा सकती है। यह विधि बहुत उत्तम विधि नहीं है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की बुद्धि कुंठित होने का डर रहता है। स्वाध्याय विधि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों इस विधि में अत्यधिक सक्रिय होते हैं। यह विद्यार्थियों में ज्ञान वृद्धि, स्वाध्याय, विभिन्न लेखन शैलियों के परिचय में अत्यधिक सहायक है। इस विधि से लेखन की शैली का निर्माण होता है क्योंकि विद्यार्थी को मधुमक्खी वृत्ति का आश्रय लेना पड़ता है। परिचर्चा विधि या विचार विधि। यह विधि स्वाध्याय विधि का ही आगामी चरण है। इसमें विद्यार्थी इसमें स्वाध्याय करते हैं, सामूहिक चर्चा करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध रूप देते हैं। इसके उपयोग से विद्यार्थियों में विचारों की स्पष्टता और विषय की प्रतिबद्धता का विकास होता है। इस शैली का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए उत्तम है। प्रवचन, स्वाध्याय तथा परिचर्चा विधि अपनाने पर सभी विद्यार्थी एक साथ कक्षा में निबंध लिखते हैं। इस विधि से स्मरण शक्ति का विकास होता है, नकल करने की आदत छूट जाती है। कौन सी विधि है ये? परिचर्चा विधि या विचार विधि। इससे जो होता है, इस विधि से स्मरण शक्ति का विकास होता है और नकल करने की आदत छूट जाती है। अगला है पत्र लेखन सिखाने की विधि। तो इसके पहले हमने निबंध पढ़ी, अब हम पढ़ते पत्र लेखन सिखाने की विधि। आदर्श विधि। इस विधि के अनुसार विद्यार्थियों के समक्ष पत्र का आदर्श नमूना प्रस्तुत किया जाता है।
छोटी कक्षाओं में पत्र के विभिन्न अंगों तथा इन अंगों को लिखने की विधि को समझना कठिन है। इस विधि को प्रारंभिक कक्षाओं में उपयोग करने में कोई हानि नहीं है। खंडशः पत्र लेखन विधि। इस विधि के अनुसार विद्यार्थियों के समक्ष पत्र के एक एक खंड पर विचार किया जाता है। अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी एक एक प्रश्न का उत्तर देता है और अध्यापक उसे उचित स्थान पर श्याम पट्ट पर लिखता है। देन खंडशः पत्र विश्लेषण विधि। इस विधि में पत्र के विभिन्न खंडों पर एक एक करके चर्चा की जाती है। खंडशः विश्लेषण से पत्र के सभी खंडों का उद्देश्य विद्यार्थी के सम्मुख स्पष्ट हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्म परिवर्तन के साथ विद्यार्थी पत्र का नमूना स्वयं बना लेते हैं। चलिए, तो ये हो गई खंडशः पत्र विश्लेषण विधि। देन इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगली है रूपरेखा विधि। तो जानेंगे रूपरेखा विधि क्या होती है। रूपरेखा विधि पत्र लेखन सिखाने के लिए पत्र की रूपरेखा विधि अपनाई जा सकती है। जैसे पत्र किसे लिखा जाना है, उसके लिए संबोधन क्या होगा, पत्र का विषय क्या होगा, क्या पता है, इत्यादि। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य एवं उनकी शैलियां। विद्यालयों में अनुवाद की शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों को एक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को दूसरी भाषा के माध्यम से ठीक उसी रूप व शैली अभिव्यक्त करने में निपुण करना होता है। पर इस प्रयास में छात्रों के दोनों भाषाओं के ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे उनकी रुचियों में विकास होता है और अभिवृत्तियों में विस्तार होता है। इसे हम अनुवाद शिक्षक के गौण उद्देश्य मान सकते हैं और इन सब उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं, जो निम्नवत है। पहला, ज्ञान। छात्रों को दोनों भाषाओं की मूल ध्वनियों, ध्वनि समूह, शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरे तथा लिपियों का स्पष्ट ज्ञान कराना। ठीक है। दूसरा, छात्रों को दोनों भाषाओं की वाक्य रचना के नियमों और लेखन की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। देन बात करते हैं कौशल की। छात्रों में भाषाओं के शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों तथा प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और अनुद्वितीय सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना। छात्रों में दोनों भाषाओं में शुद्ध वाक्य रचना करने की योग्यता का विकास करना। देन अगला टॉपिक है रुचि। छात्रों में दूसरी भाषा के ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुदित करने की रुचि जागृत करना। छात्रों को अपनी भाषा के ग्रंथों को दूसरी भाषा में अनुदित करने की रुचि जागृत करना। देन अभिवृत्ति। छात्रों में अपनी भाषा के साथ साथ दूसरों की भाषाओं के ग्रंथों के प्रति आदर भाव का विकास करना। छात्रों में अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं के ग्रंथों के प्रति आदर भाव का विकास करना। छात्रों में संसार की विभिन्न भाषाओं एवं उसके साहित्यों के प्रति आदर भाव का विकास करना। अनुवाद की शैलियां। अनुवाद 3 प्रकार की शैलियों से किया जाता है: शब्दशः अनुवाद, भावानुवाद और वाक्य संप्रदायानुसार अनुवाद। शब्दशः शैलियां, इसमें भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के समानार्थी शब्द रख दिए जाते हैं। प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना के कुछ नियम होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के वाक्य गीता इज सिंगिंग का हिंदी में अनुपात है गीता गा रही है, गीता गा रही नहीं। इस दृष्टि से अनुवाद की यह शैली उपयुक्त नहीं है, परंतु अनुवाद की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य शैली अपनाई नहीं जा सकती है। भावानुवाद, यह अनुवाद की दूसरी शैली है। इसमें किसी भाषा की रचना को पढ़कर उसके भाव दूसरी भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। शैक्षिक दृष्टि से इसे अनुवाद कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मूल रचना के भाव तो स्पष्ट हो जाते हैं, किंतु उसकी शैली का निर्वाह नहीं हो पाता है। अतः अनुवाद की यह शैली भी उपयुक्त नहीं। नेक्स्ट, वाक्य संप्रदायानुवाद। वाक्य संप्रदायानुसार अनुवाद यह अनुवाद की तीसरी शैली है। इसमें एक भाषा की रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय मूल रचना के भाव और उसकी शैली दोनों का निर्वाह किया जाता है। इस प्रकार अनुवाद करने वाला व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है कि मूल रचना के भावों को ज्यों का त्यों प्रकट करे। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां। अब पढ़ते हैं अपन हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां।
हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु कुछ प्रदेशों में हिंदी का चलन नहीं है। जिन प्रदेशों में हिंदी का चलन नहीं है, वहाँ हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान आवश्यक है, जिससे सरलता से सर्वसाधारण राष्ट्रभाषा को समझ सकें। प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में हिंदी भाषा शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में नवीन भाषा को उसी ढंग से सिखाया जाता है जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है। इस विधि में निम्नलिखित नियमों को अपनाया जाता है। पहला, वार्तालाप की प्रधानता। भाषा शिक्षण का प्रयोग वार्तालाप से किया जाता है। छात्र पहले वाक्य बोलना सीखता है। वार्तालाप की बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। वार्तालाप के पश्चात लेखन का अभ्यास। जब बालक वार्तालाप करने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे भाषा की लिपि का ज्ञान कराया जाता है तथा लिखने को उत्साहित किया जाता है। व्याकरण शिक्षा की आगमन प्रणाली। इस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। व्याकरण के नियम नहीं रटाते, वरन व्याकरण का ज्ञान उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से कराया जाता है। छात्र को भाषा ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ व्याकरण के नियम भी सिखाए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग करके छात्र उच्चारण की शुद्धता सीखते हैं। उन्हें वार्तालाप का अभ्यास होता है। व्यर्थ के अनुवाद करके तथा व्याकरण के नियमों को रटने में छात्रों का समय व्यर्थ नहीं होता। इस विधि की शिक्षण प्रणाली भी प्रभावशाली होती है। इस विधि की शिक्षण प्रणाली भी प्रभावशाली होती है। देन परोक्ष विधि। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक वाक्य का शब्द मातृभाषा में अनुवादित करके पढ़ाया जाता है। मतलब प्रत्येक वाक्य का जो शब्द है वो मातृभाषा में अनुवादित करके पढ़ाया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की रचना व्याकरण के आधार पर ही की जाती है तथा संपूर्ण व्याकरण का अनुवाद कर लिया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की रचना व्याकरण के आधार पर ही की जाती है तथा संपूर्ण व्याकरण का अनुवाद कर लिया जाता है। अनुवाद के माध्यम से नवीन शब्द और मुहावरे उचित प्रकार से समझाए जाते हैं। अनुवाद के माध्यम से ही नवीन भाषा तथा मातृभाषा की तुलना की जाती है। चलिए, तो ये पहली विधि कर ली अपन ने, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। सेकेंड विधि है गठन विधि। चलिए, तो गठन विधि जानते हैं क्या होती है। गठन विधि इस विधि में भाषा के कुछ चुने हुए प्रमुख शब्द और निर्मित समान वाक्यों के माध्यम से भाषा शिक्षण आरंभ होती है। इस पद्धति के जन्मदाताओं का विश्वास है कि इस प्रकार छांटे गए शब्दों और वाक्यों के ढांचों का प्रयोग करते करते बालक 3 या 4 वर्ष में भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, परंतु यह पद्धति अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस विधि के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाता है। नंबर 2, छात्रों को भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 3, वाक्यों के गठन को कंठस्थ करा दिया जाता है। नंबर 4, वाक्यों की संरचनाओं पर बल दिया जाता है। अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है बेस्ट की विधि या नवीन पद्धति। इस पद्धति के निर्माता डॉक्टर माइकल वेस्ट थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण में प्रयत्न विधि का प्रयोग किया था। स्वयं अंग्रेजी पढ़ाने की पद्धति का आविष्कार किया जो वेस्ट की विधि या नवीन पद्धति कहलाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसके जो निर्माता थे वो डॉक्टर माइकल वेस्ट थे, वेस्ट की विधि के, जो नवीन पद्धति कहलाती है। वेस्ट की विधि का सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता, विभिन्न पद्धतियां, मातृभाषा का महत्व। नेक्स्ट है उपचारी शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग। उपचारी शिक्षण तथा अनुदेशन का तात्कालिक लक्ष्य छात्र की समस्या तथा कठिनाई को हल करना होता है तथा अंतिम लक्ष्य स्वामित्व अधिगम में सहायता प्रदान करना होता तथा प्रभावशाली अनुदेशन विधि का विकास करना है। मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा निदान उपचार का प्रत्येक अवस्था में प्रयोग की जाती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा निदानात्मक उपचार की प्रत्येक अवस्था में प्रयोग की जाती है। फिर से पढ़ूंगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा निदान उपचार की प्रत्येक अवस्था पर प्रयोग की जाती है। उपचारी प्रक्रिया शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों में प्रयुक्त की जाती है।
क्योंकि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अधिगम में सहायता प्रदान करना है। इसके प्रकार चार्ट के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। निम्न चार्ट से यह स्पष्ट होता है कि उपचारात्मक प्रक्रिया निम्नवत प्रकार है। नंबर 1 शिक्षण प्रक्रिया, अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व, अधिगम, व्यूह रचना। तो देखिए उपचारात्मक प्रक्रिया में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें दो भाग होते हैं, अनुवर्ग शिक्षण या स्वामित्व, अधिगम, व्यूह रचना। दूसरा अनुदेशन प्रक्रिया, इसमें शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन या समायोजन की प्रविधियां, जन क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षण प्रक्रिया, ये इसके उपचारात्मक प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। चलिए नेक्स्ट, सहायक सामग्री या साधन का अर्थ। सहायक सामग्री या साधन का अर्थ किसी भी विषय को स्पष्ट करने तथा उसमें आकर्षक एवं रुचिकर बनाने के लिए, जटिल विषय को सरल तथा स्पष्ट बनाने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वह सहायक साधन व सहायक सामग्री कहलाती हैं। इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 मौखिक साधन, दूसरा द्रव्य श्रव्य साधन। मौखिक साधन, इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार आते हैं, मौखिक उदाहरण और दूसरा प्रश्नोत्तर। मौखिक उदाहरण, सिंह तथा शास्त्री के अनुसार मौखिक उदाहरण उस समय प्रस्तुत किए जाते हैं जब किसी विवरण, वर्णन, व्याख्या को अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली रूप देना होता है। जब शिक्षक यह अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में किसी वस्तु अथवा घटना का जैसा चित्र है वैसा ही विद्यार्थी के मस्तिष्क पर नहीं उतर रहा है, तब वह मौखिक उदाहरणों का सहारा लेता है। मौखिक उदाहरणों में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जो निम्नवत है: तुलना, लोकोक्तियां, उपमा, उत्प्रेक्षा। चलिए अगला है प्रश्नोत्तर। रायबर्न के अनुसार शिक्षण में प्रश्नों का महत्व सबसे अधिक होता है। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि किसी विशेष पाठ अथवा सामान्य शिक्षण में किसी शिक्षण की सफलता उसके भली भांति प्रश्न पूछने की योग्यता पर निर्भर करती है। प्रश्न छात्रों को उत्प्रेरित करते हैं। भाषा शिक्षण के आधार पर प्रश्नों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रस्तावनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। अब बात करते हैं द्रव्य श्रव्य साधन की। क्योंकि हमने मौखिक साधन में क्या पढ़े, पहले मौखिक उदाहरण और प्रश्नोत्तर। अब दूसरा आता है टीचिंग एड्स में या सहायक सामग्रियों में द्रव्य श्रव्य साधन। द्रव्य श्रव्य साधन, इसमें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक दृश्य उपकरण, दूसरा दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य उपकरण, इसके अंतर्गत निम्न तत्वों का समायोजन है: वास्तविक पदार्थ, श्याम पट्ट चित्र, जादू की लालटेन, मानचित्र और चार्ट। दृश्य श्रव्य उपकरण, इसमें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक श्रव्यात्मक उपकरण, दूसरा दृश्यात्मक। रेडियो, श्रव्यात्मक में रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और टेलीविजन और सिनेमा। ठीक है, तो ये आ गए द्रव्य श्रव्य में। थर और गेरेवेरिच के अनुसार टेलीविजन सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य श्रव्य साधन है क्योंकि इस यंत्र में रेडियो तथा सिनेमा सभी के गुण का मिश्रण है। देन भाषा शिक्षण में द्रव्य श्रव्य उपकरणों की आवश्यकता। भाषा शिक्षण में द्रव्य श्रव्य उपकरणों की आवश्यकता बालकों में शैक्षिक रुचि उत्पन्न करने के लिए, बच्चे को ज्ञानार्जन देने की प्रेरणा देने के लिए, परंपरागत रूढ़िवादी प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव की पूर्ति के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए इनमें दृश्य श्रव्य साधनों का इस्तेमाल इन वजहों से किया जाता है। देन और भी चीजें हैं, देखिए विद्यार्थी को सक्रिय बनाने के लिए, जीवन संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए, मंद बुद्धि एवं पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए, बच्चों में तर्क के विकास के लिए, शिक्षण प्रक्रिया में स्पष्टता के लिए। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। द्रव्य शब्द सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें: नंबर 1 साधन अध्ययन के प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, साधन द्वारा प्रकरण का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए, साधन विद्यार्थियों के अनुभव उनकी समझ के उपयुक्त होने चाहिए, साधन विद्यार्थियों के परिवेश के अनुसार होने चाहिए, साधन अच्छी हालत में होने चाहिए, शिक्षणात्मक टिप्पणी से मुक्त साधनों की प्राथमिकता, अत्यधिक साधनों का अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए, सहज प्राप्त साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, साधन विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा में सहायक हो। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार। दृश्य श्रव्य सामग्री के
प्रकार। शिक्षा शास्त्रियों ने इन साधनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। ये आधार है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सामग्री साधन निम्नलिखित है। नंबर 1 श्रव्य सहायक सामग्री, रेडियो प्रसारण, टेप रिकॉर्डिंग, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन इत्यादि ये श्रव्य सहायक सामग्री है। देन दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री के मॉडल, चार्ट, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, संग्रहालय, चित्र विस्तारक यंत्र, जादुई लालटेन, स्लाइडें, फिल्म पट्टियां, मूक चित्र तथा वास्तविक पदार्थ और श्याम पट्टी, ये है दृश्य सहायक सामग्रियां। देन है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, दूरदर्शन ध्वनि वाले चलचित्र, कंप्यूटर सहायक शिक्षण, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ड्रामा इत्यादि। क्रियात्मक साधन, इस श्रेणी में वे साधन है जो देखने, आवाज और करने की क्रिया के अधिगम को प्रभावित करते हैं। में सहायक होते हैं, जैसे भूमिका अदा करना, नाटकीयता, प्रयोगशाला या कार्यशाला में प्रयोग करना। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, इसकी नवीन धारणा वस्तुतः परीक्षा की परंपरागत धारणा से सर्वथा भिन्न है। इसके द्वारा छात्र शिक्षक शैक्षणिक क्रियाओं की पारस्परिक निर्भरता एवं उनकी उपयोगिता की जांच की जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में के प्रति एवं सीमा के ज्ञान के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। टॉर्गसन एवं एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया एवं वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने के अनुभव की उपादेयता की मात्रा के संबंध में निर्णय करना ही शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। मुफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह छात्रों को औपचारिक शिक्षा उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। मूल्यांकन व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारों परिवर्तन यह व्यक्ति को विकास की उसकी भावनाओं, विचारों एवं क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में प्रकट करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की परिभाषा, मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है। मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो परिभाषा है वो पढ़ते हैं। मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा समाज इस बात का पता लगाता है कि विद्यालय अपने दायित्वों को उचित प्रकार से पूरा करते हैं, विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को उचित प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो रही है तथा वे अपेक्षित स्तरों को प्राप्त कर रहे हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य, शिक्षक के द्वारा तथ्यात्मक ज्ञान को छात्रों ने कहां तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। दूसरा, मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है। थर्ड, छात्रों की कठिनाई, कमियों तथा गुणों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। चौथा, छात्रों के सर्वांगीण विकास को गतिशील बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करना। तो ये थे हमारे मूल्यांकन के उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का एक और उद्देश्य है शिक्षण पद्धति, पाठ्यवस्तु, पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक साधनों की उपयुक्तता की जानकारी जांच करना। शिक्षण पद्धति, पाठ्यवस्तु, पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक साधनों की उपयुक्तता की जांच करना। मूल्यांकन का महत्व, शिक्षा जगत में मूल्यांकन का बहुत महत्व है। मूल्यांकन के द्वारा असफलताओं का निर्णय तथा कठिनाइयों आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की भावी जीवन यात्रा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। ग्रीन के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। ग्रीन के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय में कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, छात्र तथा शिक्षक की जांच के लिए किया जाता है। ग्रीन के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय में कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, छात्र तथा शिक्षक की जांच के लिए किया जाता है। शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। शिक्षा के उद्देश्यों से इसका घनिष्ठ संबंध है। इससे छात्रों की अध्ययन की आदतों तथा शिक्षण विधियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता प्रदान नहीं करता बल्कि उनमें सुधार भी करता है। मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता का निर्णय होता है। मूल्यांकन व्यवहार, पॉइंट नंबर 2, मूल्यांकन व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। नंबर 3, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्रस्तुत द्वारा योग्यता, ज्ञान, कौशल और उसकी सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षण के उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन के अंतर्गत
मूल्यांकन के अंतर्गत उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। बीएस ब्लूम के अनुसार एक अच्छी मूल्यांकन प्रविधि वह है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है। बीएस ब्लूम के अनुसार एक अच्छी मूल्यांकन प्रविधि वह है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाण को वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है। मूल्यांकन की प्रविधियां। मूल्यांकन की निम्नलिखित प्रविधियां हैं। नंबर 1 साक्षात्कार प्रविधि, दूसरा क्रम निर्धारण प्रविधि, तीसरा अभिलेख प्रविधि और चौथा है प्रश्नावली प्रविधि। तो ये मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। चलिए अब पढ़ते हैं और निरीक्षण प्रविधि, समाज मितिक प्रविधि, परीक्षा प्रविधि। मूल्यांकन प्रविधि में पढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रविधि में पहला मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा मौखिक परीक्षा देखिए, मैं मूल्यांकन प्रविधि भूल गया। परीक्षा प्रविधि का पहला टाइप, मतलब परीक्षा में कितने टाइप की परीक्षा होती है। पहला मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में छात्र शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देता है। मौखिक परीक्षा द्वारा छात्रों के व्यक्तिगत गुणों एवं अवगुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत इस परीक्षा के द्वारा छात्र के सूचनात्मक ज्ञान, उच्चारण तथा पढ़ने की योग्यता आदि की जांच की जाती है। दूसरा प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा में छात्र अपने कार्य का नमूना शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसी के आधार पर छात्र की प्रयोगात्मक तथा हस्त कौशल पूर्ण योग्यता की जांच की जाती है। तीसरा लिखित परीक्षा। अधिकतर विद्यालयों में लिखित परीक्षा का ही प्रयोग किया जाता है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत प्रतिवेदन लिखना, कार्य समर्पण तथा कागज पेंसिल परीक्षाएं आती हैं। कागज पेंसिल परीक्षाएं शिक्षक द्वारा प्रमाणीकृत अथवा निर्मित दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। इस परीक्षाओं के दो स्वरूप होते हैं। पहला निबंधात्मक परीक्षा, दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा इस प्रकार की परीक्षा में छात्रों को कुछ प्रश्नों के उत्तर निश्चित अवधि में अपने शब्दों में देने होते हैं। इस परीक्षा में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर कई पृष्ठों में देने की छूट होती है। सिम्स के शब्दों में निबंधात्मक परीक्षा समस्या मूलक स्थिति को सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है, जो छात्र के मानसिक अनुभवों की संरचनात्मक गतियों एवं कार्य प्रणाली से संबंधित सूचना देती है। निबंधात्मक परीक्षा के गुण। निबंधात्मक परीक्षा पाठ्य पुस्तक के विस्तृत पक्षों का वर्णन करने, उन पर तार्किक क्रम के निबंध लिखने, उसको आत्मसात करने, उसकी आलोचना तथा मूल्यांकन की योग्यता की जांच करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो निबंधात्मक परीक्षा होती है वो निबंधात्मक परीक्षा पाठ्य पुस्तक के विस्तृत पक्षों का वर्णन करने, उन पर तार्किक क्रम के निबंध लिखने, उनको आत्मसात करने, उनकी आलोचना तथा मूल्यांकन की योग्यता की जांच करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निबंधात्मक परीक्षा द्वारा शिक्षक को यह पता चल जाता है कि किस प्रकार अपने ज्ञान, तर्क तथा विचारों को क्रमबद्ध प्रकट करना है। निबंधात्मक परीक्षा द्वारा शिक्षक को यह पता चल जाता है कि छात्र को किस प्रकार अपने ज्ञान, तर्क तथा विचारों को क्रमबद्ध एवं प्रकट करता है। चलिए निबंधात्मक परीक्षा जो होती है वह शिक्षक को यह जानने में सहायता प्रदान करती है कि छात्र अपने विचारों को स्पष्टता तथा शुद्ध भाषा में प्रकट कर सकता है या नहीं। दूसरा, निबंधात्मक परीक्षा में छात्र को प्रश्नों के उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। निबंधात्मक परीक्षा के दोष। निबंधात्मक परीक्षा केवल पुस्तक के ज्ञान की ही जांच कर पाती है। इसके द्वारा छात्रों के सभी व्यक्तिगत पहलुओं की जांच नहीं हो पाती है। इस परीक्षा प्रणाली के कारण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल परीक्षा में पास होना रह गया है। इस परीक्षा का विशेष योग छात्रों के नैतिक स्तर गिराने में हो रहा है। छात्र परीक्षा में पास होने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। इस परीक्षा के द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण विषय वस्तु बहुत कम इस परीक्षा के द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण विषय वस्तु के बहुत कम भाग का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण विषय वस्तु के बहुत कम भाग का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस परीक्षा में विषय वस्तु की अपेक्षा शिक्षक के दृष्टिकोण अथवा विचारों पर बहुत जोर दिया जाता है। देन वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा वह परीक्षा है जिसमें पदों एवं प्रश्नों की स्वतंत्रता पूर्वक जांच करने पर समस्त निरीक्षक समान अंक प्रदान करें। किसी भी परीक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण उसका वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक है। मूल्यांकन के साथ साथ छात्र द्वारा परीक्षा में प्रश्नों का निर्वाचन भी वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं। नंबर 1, अंकन में सरल
विभेदीकरण व्यवहारिक, विश्वसनीय एवं अल्प समय। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दो प्रकार होते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, एक अभिज्ञान रूप और दूसरा प्रत्यास्मरण रूप। ठीक है ना, अभिज्ञान अभिज्ञान रूप। इस रूप में प्रश्न के अंतर्गत अनेक संभावित उत्तर दिए जाते हैं। छात्रों को उनमें से ही सही उत्तरों को चुनना होता है। इनसे छात्रों को पहचानने की शक्ति की परख होती है तथा छात्र अनुमान के आधार पर ही सही उत्तर का चुनाव कर सकता है। यह प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। अभिज्ञान रूप में जो प्रश्न होते हैं वो 4 प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक है ना, पहला एकांत अनुक्रिय रूप, बहुनिर्वाचन रूप पद, तीसरा मिलान रूप पद व क्रमबद्धकरण रूप पद और वर्गीकरण रूप पद। देन प्रत्यास्मरण रूप। इस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं या अपूर्ण कथन दिए जाते हैं। छात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देता है। प्रत्यास्मरण रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य प्रत्यास्मरण रिक्त स्थान पूर्ति। सामान्य प्रत्यास्मरण रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण। छात्रों की मानसिक योग्यताओं की जांच केवल इन परीक्षाओं के द्वारा ही की जाती है। इन परीक्षाओं के द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम की परीक्षा सुगमता पूर्वक ले ली जाती है। इन परीक्षाओं में प्रश्नों का प्रत्येक शिक्षक सरलता पूर्वक निर्माण करता है। इन परीक्षाओं के प्रश्नों का प्रत्येक शिक्षक सरलता पूर्वक निर्माण कर सकता है। इन परीक्षाओं के द्वारा विस्तृत छात्रों की लेखन शक्ति के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इन परीक्षाओं में समय, धन, श्रम की दृष्टि से कम खर्च होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की दोष। इन परीक्षाओं के निर्माण में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा इनके निर्माण में अधिक समय लगता है। इन परीक्षाओं द्वारा केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर ही अधिक जोर दिया जाता है। इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों की मौलिक चिंतन, तर्क और विश्लेषण शक्तियों की जांच नहीं हो पाती। नेक्स्ट है, अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। इनके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना। छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्यशैली कौशल का विकास करना। शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय की कार्यप्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय की कार्यप्रणाली के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, इसे कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट है भाषा शिक्षण और गृह कार्य। भाषा हर क्षण का अभ्यास है, इसलिए गृह कार्य की आवश्यकता भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से है। गृह कार्य का स्वरूप सदा एक जैसा नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा उद्देश्य एवं बालक की रुचि, स्तर व योग्यता के रूप में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य। प्राथमिक स्तर पर घर पर पढ़ाए गए कार्य के लिए पठन संबंधी कार्य में मुखर वाचन तथा शुद्ध वाचन पर बल देना चाहिए। लेखन संबंधी कार्य में पुस्तिका के कुछ प्रश्न का अंश सुलेख अभ्यास के लिए एवं लेखन गति सुधारने हेतु पठित अंश एक पृष्ठ श्रुत लेख के लिए देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गृह कार्य। माध्यमिक स्तर पर सुलेख संबंधी गृह कार्य में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि के शीर्षक के अंश निकालकर अनुल्लेख करने के लिए देना चाहिए एवं लिपि को कलात्मक ढंग से लिखने का अभ्यास देना चाहिए। श्रुतलेख संबंधी कार्य में पत्र लिखना, आकाशवाणी से समाचार सुनकर लिखना, भाषण के मुख्य अंश लिखना या नोट कर लेना आदि देना चाहिए।
गृह कार्य से छात्रों में कुछ विशेष आदतों का विकास। नंबर 1 स्वाध्याय करने का विकास, चिंतन मनन करने की शक्ति का विकास, गृह कार्य करवाने में अभिभावक का बच्चे की शिक्षा में योगदान, अतिरिक्त समय का सदुपयोग, बड़ों से सीखने तथा छोटों को सिखाने की इच्छा की पूर्ति। गृह कार्य का स्वरूप, पठन आधारित गृह कार्य, लेखन संबंधी गृह कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी गृह कार्य, श्रवण संबंधी गृह कार्य, भाषा शिक्षण एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अंतिम सोपान है। इस सोपान में यह शिक्षक निर्धारित करता है कि उसके द्वारा निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों में कहाँ तक सफलता मिली है। शिक्षक को इस सोपान में 3 कार्य करने होते हैं: अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन करना, अधिगम का मापन करना, अधिगम उद्देश्यों द्वारा मापन करना। इस क्रिया का अनुसरण करके शिक्षण की असफलताओं को सफलता में बदला जा सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 बातें निहित होती है। नंबर 1 शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना, शैक्षिक उद्देश्य हेतु प्राप्ति हेतु उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। मूल्यांकन की प्रविधियां अथवा साधन। उद्देश्य निर्धारित करना। भाषा शिक्षण के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं: अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति और बालकों में साहित्य सृजन की शक्ति का विकास। अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति और तीसरा बालकों में साहित्य सृजन की अभिव्यक्ति का विकास। सीखने के अनुभव। शिक्षकों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही विद्यार्थी देखकर सुनकर कुछ नए अनुभव प्राप्त करता है। इन्हें हम सीखने के अनुभव कहते हैं। मूल्यांकन के साधन। मूल्यांकन का उद्देश्य प्रमुख रूप से 2 प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है: शिक्षा के पूर्ववत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, दूसरा विद्यार्थियों ने किस सीमा तक परिवर्तन हुए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के 4 साधन हैं: सुनकर, बोलकर, पढ़कर व लिखकर। इसमें सुनना व पढ़ना अर्थ ग्रहण से संबंधित है, बोलना व लिखना अभिव्यक्ति से संबंधित है। मूल्यांकन की आवश्यकता। किसी न किसी रूप में छात्र छात्राओं का मूल्यांकन आवश्यक है। साधारणतया इसके निम्नलिखित प्रयोजन हो सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा हम इस बात का पता लगाते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति किस रूप में हो रही है। मूल्यांकन द्वारा हम इस बात का पता लगाते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति किस रूप में हो रही है। मानसिक दृष्टि से बालक बालिकाओं के विकास का पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन किया जा सकता है। इसके द्वारा हमें शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। जब बालकों को पता चलता है कि परीक्षा की घड़ी पास आ रही है तो वह अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न पत्र 3 प्रकार के होते हैं: निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बड़ी सावधानी से बनाए जाने चाहिए, उनको बनाना कठिन है। वस्तुनिष्ठ पद्धति के प्रश्नों का निर्माण करने से पहले उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। हिंदी में उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं, हो गया। देन इसके बाद द्रव्य श्रवण उपकरणों की बात कर लेते हैं। हिंदी शिक्षा में द्रव्य श्रव्य सामग्री वह साधन है जिससे कि वे छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन दे सके तथा पाठ में रुचि उत्पन्न कर सके। प्रौद्योगिकी या तकनीकी आधार पर सरल हार्डवेयर एपाइडोस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन इत्यादि। हार्डवेयर रेडियो, दूरदर्शन, टेली लेक्चर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा, कंप्यूटर इत्यादि। सॉफ्टवेयर छिपी हुई सामग्री जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, मानचित्र, व्यंग्य चित्र, मॉडल आदि। नेक्स्ट दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। साधारणतः श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। दृश्य सामग्रियां: शामपट्ट और बुलेटिन बोर्ड, रेखाकृति चित्र, रेखाचित्र, चार्ट, वस्तुएं, नमूने का प्रतिरूप। श्रव्य उपकरण: रेडियो, डिक्टाफोन, लाउड स्पीकर, फोनोग्राफ, ग्रामोफोन। श्रव्य दृश्य उपकरण: टेलीविजन, चलचित्र, नाथीकरण, क्षेत्र भ्रमण। विभिन्न पाठ्य कारकों को चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना। गद्य पाठ है ना, में सूक्ष्म पाठ होता है, सूक्ष्म पाठ और त्रुत पाठ होता है। सूक्ष्म पाठ में गद्य पद्य नाटक होता है। गद्य में यात्रा व जीवनी का लेख या निबंध होता है। नाटक में क्या होता है, या तो संपूर्ण नाटक होता है या एकांकी नाटक होता है। संपूर्ण नाटक में गीति नाटक
या रेडियो तथा दूरदर्शन नाटक एकांकी में क्या होता है, या तो स्फुट होता है या संस्मरण हुआ करता है। द्रुत पाठ में कहानी, उपन्यास, जीवनी और कविता होते हैं। तो द्रुत पाठ में कहानी, उपन्यास, जीवनी और कविता होते हैं। तो ये था विविध पाठ्य कारकों का निम्न चार्ट से आसानी से समझा गया। अपन ने इससे आसानी से इसको समझ लिया। चलिए दोस्तों, तो हिंदी पेडागोजी यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एक नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिक क्वेश्चंस करेंगे।